नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खौफनाक किस्से में, जहां हम आपके लिए लाते हैं रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानियां और वो रहस्य जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। जिन, जिन्नात और खबीस, इन पर आपने न जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी। हर बार वही पुराने किस्से और वही घटनाएं जो अलग अलग कहानीकारों के जरिए बार बार दोहराई जाती रही हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को यह कहानी बेहद पसंद आएगी। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिए ताकि इस कहानी को आप अच्छे से महसूस कर सकें। हाल ही में मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी में आप सबसे पूछा था कि अगली कहानी कौन सी सुनना पसंद करेंगे और सबसे ज्यादा वोट काम वासना से जुड़ी डरावनी कहानी को मिला है। आज की यह कहानी एक जिन्नात के बारे में है जो अपनी हवस के लिए एक खूबसूरत लड़की का इस्तेमाल करता है। यह कहानी बेहद हिंसक और अजीब है, यूं कहें कि यह एक एडल्ट कंटेंट है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें। और हाँ, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। इस कहानी को मेरे ही एक इंस्टाग्राम फॉलोअर ने भेजा है और जब मैं इस कहानी पर काम कर रहा था मुझे खुद यह कहानी बहुत ही अजीब लगी। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ वयस्कों के लिए हैं, तो कृपया इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से सुने। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं एक छोटा क्रिएटर हूं, लेकिन आप लोगों के लिए हर बार कुछ नई और अनसुनी कहानियां लाने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है। मेरे वीडियो पर आप कमेंट करिए। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ खास किया जाए। अब से मैं अपनी वीडियोस में सबसे बेहतरीन कमेंट्स को कहानी के बीच स्क्रीन पर दिखाऊंगा। इसके लिए आपको बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहले अपना नाम और आप किस शहर से यह कहानी सुन रहे हैं, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी राय, फीडबैक, सुझाव या इस कहानी पर अपने विचार। मैं उन कमेंट्स में से टॉप बेस्ट कमेंट्स चुनकर अपनी आने वाली कहानियों में उन्हें शामिल करूंगा, जैसे आज की कहानी में करने वाला हूं। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी हमारे फॉलोअर की जुबानी। नमस्कार खौफनाक किस्सा यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत। गई आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपकी सारी कहानियां देखता हूं और सच में मुझे वे बहुत पसंद आती हैं। सोचा कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं जो मेरी नहीं है, लेकिन मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ किसी के साथ घटी थी। यह कहानी थोड़ी अजीब है और सिर्फ वयस्कों के लिए है। जब मैंने इस घटना को सुना था तब मेरे भीतर एक गहरा दुख और एक अजीब सा डर बस गया था। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि आप इसे शानदार तरीके से प्रस्तुत करेंगे, इसलिए मैंने यह घटना आपके साथ साझा करने का फैसला किया। क्योंकि यह एक एडल्ट घटना है, मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। अब बिना बात को लंबा किए कहानी शुरू करता हूँ। यह घटना 2001 में घटी थी। इस इलाके में यह हुआ है। मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा। हमारे शहर में एक शिक्षक हुआ करते थे जिन्हें सब इब्राहिम चाचा कहकर बुलाते थे। यह घटना उन्हीं के घर में हुई थी। इब्राहिम चाचा के परिवार में सिर्फ वह, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सना था। सना उनकी इकलौती संतान थी। उनका परिवार संपन्न था, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन खुशहाल और शिक्षित। इब्राहिम चाचा 5 वक्त के नमाजी थे। आप कह सकते हैं कि उनके परिवार में धार्मिक और नैतिक मूल्यों की गहरी समझ थी। सना दिखने में बेहद आकर्षक थी। आप कह सकते हैं कि वह किसी मॉडल या अभिनेत्री जैसी लगती थी। वह पास ही के कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। सना पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसने कभी अपने माता पिता को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके पास बेटा नहीं है। वह हमेशा उनकी आज्ञाकारी बेटी रही और यहाँ तक कि इब्राहिम चाचा भी उस पर बहुत गर्व करते थे। लेकिन बहुत जल्द उनका खुशहाल परिवार किसी के हाथों बर्बाद होने वाला था। बारिश का मौसम था और सना के पीरियड्स के दिन चल रहे थे।
उस रात इब्राहिम चाचा के घर में किसी चीज पर बहस चल रही थी। इब्राहिम चाचा और उनकी पत्नी डिनर टेबल पर बैठे थे और सना उनके सामने खड़ी थी। वह अपनी सबसे करीबी दोस्त की शादी में जाने की जिद कर रही थी। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, ऊपर से तुम उन दिनों में हो, सना की माँ ने सख्त लहजे में कहा। अम्मी, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी है, मैं नहीं जाऊंगी तो वह नाराज हो जाएगी, सना ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया। इब्राहिम चाचा ने भी उसे समझाने की कोशिश की, बेटा मौसम भी खराब है और रात को इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। अब्बू प्लीज अब्बू, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, सना ने रोते हुए जवाब दिया। इब्राहिम चाचा ने गहरी सांस ली और सख्ती से बोले, सना मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इस बारिश में बाहर जाना सही नहीं है। लेकिन सना कहाँ मानने वाली थी। अब्बू बस कुछ घंटों की ही तो बात है, मैं शादी खत्म होते ही लौट आऊंगी, मुझ पर भरोसा कीजिए। सना, यह भरोसे की बात नहीं है, हमें पता है कि इन दिनों तुम्हें आराम की जरूरत है, इब्राहिम चाचा ने सख्ती से कहा। तभी अम्मी ने बात संभालने की कोशिश की, अरे जाने दीजिए ना, हर बार तो यह ऐसे नहीं कहती, अगर शादी में नहीं गई तो दोस्त बुरा मान जाएंगे। इब्राहिम चाचा ने जवाब देना चाहा पर सना ने झट से बात काट दी, अब्बू मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, आ जाऊंगी। काफी जिद और मनाने के बाद इब्राहिम चाचा ने भारी मन से कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना, याद रखना कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सना ने राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, थैंक यू अब्बू, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। लेकिन सना नहीं जानती थी कि यह जिद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। इब्राहिम चाचा ने सना को शादी वाले हॉल तक ड्रॉप किया और वहां से चले गए। शादी का माहौल बेहद रंगीन था। सना ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना था और बेहद मनमोहक इत्र लगाया था। सना की खूबसूरती और उसके इत्र की खुशबू ने सबका ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। आखिरकार तू आ ही गई, मुझे नहीं लगा था कि तू आएगी, सना की सहेली ने चौंकते हुए कहा। ऐसे कैसे नहीं आती, मेरी प्यारी सहेली की शादी है भाई, मैं कैसे मिस करती, सना ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अब्बू मान गए, सना की सहेली ने हैरान होकर पूछा। यार तुझे तो पता ही है मेरे अब्बू कितने स्ट्रिक्ट हैं और ऊपर से मेरे पीरियड्स भी चल रहे हैं, सना ने धीमे से कहा। सना तू पागल है, पीरियड्स चल रहे हैं, उस पे तूने इत्र लगाया है, सना की सहेली ने डांटते हुए कहा। अरे धीरे बोल, चिल्लाकर सबको बता देगी क्या कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, और यह सब अंधविश्वास पर तू कब से मानने लगी, सना ने हंसते हुए कहा। शादी के कार्यक्रम देर रात तक खींच गए। देखते ही देखते दोस्तों के साथ मौज मस्ती में वक्त कैसे बीत गया, सना को पता ही नहीं चला। सना का असली प्लान शादी के बाद दोस्तों के साथ रात भर शादी हॉल में रुकने का था, लेकिन अपने सख्त माता पिता के डर से उसने तय किया कि वह रात में ही वापस घर जाएगी। उसकी दोस्त का भाई इरफान उसे कार में घर तक ड्रॉप करने के लिए तैयार हो गया। सना और इरफान जब शादी वाले हॉल से बाहर निकले तब रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। बाहर का मौसम बिल्कुल खराब था, बारिश तेज हो चुकी थी। दोनों दौड़कर अपनी कार में बैठे। बाहर की ठंडी हवा और बारिश की तेज बौछार कार के अंदर तक अपना एहसास करा रही थी। इरफान कार चला रहा था और बाहर घनघोर बारिश के कारण आगे का रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद इरफान ने कार का रेडियो चालू किया। रेडियो पर एक पुराना हिंदी गाना बज रहा था। सना ने सिहरते हुए खिड़की के शीशे को बंद किया और कहा, इरफान भाई, इस मौसम में यह पुराने गाने सच में डरावने लगते हैं, प्लीज कुछ और सुनाओ। इरफान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे पागल, पुराने गानों की तो बात ही अलग है, यह मौसम और यह गाने एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वैसे भी बारिश में रेडियो सुनने का अलग ही मजा है। रेडियो का धीमा शोर, गाने की उदासी और बाहर बारिश की बूंदों की तेज आवाज सब मिलकर माहौल को भारी बना रहे थे। रास्ता घना और सुनसान था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो बारिश में और भी डरावने लग रहे थे। सफर अभी लंबा था और सना के पास वक्त कम। तभी सना ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। ओ गॉड इरफान भाई, आज तो अब्बू मुझे पक्का मार ही डालेंगे, इतनी देर हो गई है और घर अभी भी दूर है।
ऊपर से यह बारिश, मुझे नहीं लगता हम जल्दी पहुंच पाएंगे। इरफान ने गाड़ी चलाते हुए उसकी बात सुनी और हंसते हुए बोला, अरे सना थोड़ा रिलैक्स करो, अब्बू को बोल देना कि बारिश की वजह से देर हो गई। सना ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा, आप जानते नहीं हैं अब्बू को। इरफान ने सना को घबराते देख उसे दिलासा देते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, अगले क्रॉस से शॉर्टकट ले लूंगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। अब्बू को बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ था, वह गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन सना को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस क्रॉस से इरफान शॉर्टकट लेने की बात कर रहा था वह पुराने कब्रिस्तान से होकर गुजरती है। अगले क्रॉस पर गाड़ी मुड़ते ही रास्ता और भी सुनसान हो गया था। हर तरफ घने पेड़ और अंधेरा और बारिश की आवाज से पूरा माहौल डरावना लग रहा था। थोड़ी दूरी तय करने के बाद गाड़ी अचानक से झटके खाकर रुक गई। सना ने चौंक कर पूछा, भाई क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? इरफान ने चाबी घुमाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। पता नहीं यह गाड़ी आज क्या ड्रामा कर रही है, तो रुक मैं देखता हूँ। इरफान गाड़ी से बाहर उतरा और बोनट खोलकर इंजन देखने लगा। उसने टॉर्च जलाकर इंजन पर नजर डाली लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने बोनट बंद करते हुए सना की ओर देखा और कहा, कुछ पता नहीं चल रहा, शायद बैटरी की दिक्कत है या कोई वायरिंग का मसला। ओ शट, तो अब क्या करेंगे? सना ने घबराते हुए पूछा। इरफान ने कहा, तू गाड़ी के अंदर ही बैठ, मैं आसपास किसी मैकेनिक को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। सना ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन इरफान ने कहा, तू बस गाड़ी लॉक कर ले और अंदर ही बैठ, मैं जल्दी लौटूंगा। सना असमंजस में थी लेकिन उसे पता था कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने इरफान की बात पर हामी भरी और गाड़ी अंदर से लॉक कर ली। इरफान टॉर्च लेकर सड़क के किनारे से आगे बढ़ते हुए मदद ढूंढने चला गया। सना बस कार में बैठकर इरफान को जाते हुए देख रही थी। कुछ ही पल में वह तेज बारिश और अंधेरे में कहीं उझल हो गया। या खुदा, प्लीज इरफान भाई को जल्दी से कोई मैकेनिक मिल जाए। लेकिन सना को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी गाड़ी ठीक कब्रिस्तान के गेट के पास ही रुकी है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक चुकी थी और कार के अंदर बैठे बैठे सना को घुटन महसूस होने लगी थी। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि कुछ ताजी हवा अंदर आ सके। ठंडी हवा के झोंके के साथ उसके इत्र की हल्की खुशबू और पीरियड्स के खून की तेज गंध दोनों मिलकर एक अजीब सी गंध बना रही थी जिसे एक आम इंसान नहीं सूंघ सकता। लेकिन यह गंध हवा में घुलकर किसी अज्ञात ताकत को अपनी ओर खींच रही थी। कुछ देर बाद उसने एक आवाज सुनी, सना बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। सना चौंकी। यह आवाज बिल्कुल इरफान जैसी लग रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भाई आप कहाँ हो? मैकेनिक मिल गया क्या? वह आवाज फिर से आई लेकिन इस बार साफ, हाँ इधर गेट के पास, जल्दी आओ तुम्हें कुछ दिखाना है। सना को कुछ अजीब सा लगा लेकिन यह सोचकर कि इरफान मदद के लिए बुला रहा है वह बिना वक्त गवाए गाड़ी के बाहर आ गई। ठंडी हवा और घना अंधेरा उसे थोड़ा विचलित कर रहा था लेकिन उसने आवाज की दिशा में चलना शुरू कर दिया। भाई आप गेट के पास क्या कर रहे हो? गाड़ी तो यही है ना? सना ने चलते हुए पूछा। वह आवाज ने उसे फिर से पुकारा, आ जाओ सना, गेट खोलो, जल्दी करो। सना धीरे धीरे गेट के पास पहुंची। गेट पुराना और जंग लगा हुआ था और उस पर बेलें चढ़ी हुई थीं। उसने गेट को धक्का देने की कोशिश की लेकिन वह बंद था। भाई यह गेट तो लॉक है, आप इसे कैसे पार कर गए? उसने घबराते हुए पूछा। गेट के दूसरी तरफ से आवाज आई, गेट पर एक ताबीज बंधा है, उसे खोल दो और फिर गेट को धक्का मारो, गेट खुल जाएगा। सना ने गेट पर नजर दौड़ाई तो सच में गेट के बीच एक पुराना सा ताबीज बंधा हुआ था। उसकी गांठ कसी हुई थी और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। भाई यह ताबीज अजीब लग रहा है, इसे खोलना ठीक रहेगा? सना ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा। इस बार आवाज थोड़ी तीखी हो गई थी। सना देर मत करो, इसे खोलो और गेट को धक्का मारो, जल्दी करो। सना ने डर और झिझक के बावजूद उस आवाज की बात मानने का फैसला किया। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे ताबीज की ओर बढ़े। ताबीज की गांठ इतनी कसकर बंधी हुई थी कि उसे खोलना आसान नहीं लग रहा था लेकिन सना ने अपनी सारी ताकत जुटाकर उस गांठ को खींचकर खोल ही दिया कि गेट के उस पार से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, शाबाश सना, अब गेट को धक्का मारो।
जल्दी, सना ने कांपते हाथों से गेट को हल्के से धक्का दिया। गेट भारी चरमराहट के साथ खुला। अनजाने में सना ने उस मनहूस गेट को खोल दिया था जिसके पीछे बरसों से कुछ दफन था, कुछ ऐसा जो बेसब्री से जागने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कब्रिस्तान का गेट खुला, सना को अपने शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया और वह बिना कुछ सोचे, बिना इधर उधर देखे सीधे अंदर की ओर चलने लगी। उसके कदम भारी थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी नींद में हो या किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर चल रही हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, डरावनी, जैसे वह किसी के वश में हो। अचानक सना को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। वह पलटकर जब पीछे मुड़कर देखी तो पीछे इरफान खड़ा था। यहाँ कब्रिस्तान में क्या करने आई हो? मैंने कहा था जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक कार में इंतजार करो। क्या तुम पागल हो गई हो? इरफान की आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों साफ झलक रहे थे, लेकिन सना चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखें अब भी खाली थीं और उसके होठों पर एक अजीब सा कंपन था, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई हो। इरफान ने उसके कंधे को हल्के से झिंझोड़ा। गाड़ी ठीक हो गई है, मैकेनिक ने सब ठीक कर दिया है, चलो तुम कार में बैठो। लेकिन सना की हालत अब भी अजीब थी। वह इरफान की तरफ देख तो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही हो। इरफान ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से झटका दिया। सना, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, चलो यहाँ से, मैं मजाक नहीं कर रहा, गाड़ी में बैठो। झटके के बाद सना का चेहरा बदलने लगा। उसकी पलकें कुछ बार झपकीं और उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे वह गहरी नींद से जागने की कोशिश कर रही हो। धीमी आवाज में बोली, मैं कब यहाँ आई इरफान भाई? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यह सब क्या हो रहा है? इरफान ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली और कहा, कुछ नहीं, शायद तुम थक गई हो। यहाँ अजीब बातें सोचने का कोई फायदा नहीं, चलो गाड़ी में बैठो, हम यहाँ से निकलते हैं। वह उसे लेकर वापस गेट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वे दोनों गेट के पास पहुँचे, सना ठिठक गई। उसके कानों में कब्रिस्तान के अंदर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा सना। सना ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इरफान भाई, क्या आपने वह सुना? सना की आवाज कांप रही थी। इरफान ने उसके हाथ को कस कर पकड़ा और कहा, सना, मैं कह रहा हूँ यहाँ से चलो, यह जगह ठीक नहीं है। इरफान ने सना को उसके घर तक ड्रॉप किया। देर होने के कारण घर के हॉल में इब्राहिम चाचा और सना की अम्मी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सना ने घर के अंदर कदम रखा, इब्राहिम चाचा ने गुस्से में उस पर बरसना शुरू कर दिया। सना, यह कोई वक्त है घर लौटने का? क्या हो गया है तुम्हें? इतनी लापरवाही, क्या तुम्हें हमारी फिक्र नहीं? इब्राहिम चाचा बेहद नाराज थे, लेकिन सना कुछ नहीं बोल रही थी। वह चुपचाप खड़ी होकर उन्हें घूर रही थी। अम्मी ने उसे करीब खींचते हुए पूछा, सना, अब्बू तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ थी तुम अब तक? लेकिन सना ने कुछ नहीं कहा। वह अब भी बिना पलक झपकाए उन्हें देखे जा रही थी। उसकी इस हरकत से इब्राहिम चाचा और अम्मी दोनों घबरा गए। इब्राहिम चाचा ने पास आकर सना के कंधे को पकड़ते हुए कहा, सना, जवाब दो, यह क्या बर्ताव है? अचानक सना ने एक गहरी और भारी आवाज में कहा, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सना की इस बात को सुनकर दोनों हैरान थे। उसने कभी अपने अम्मी अब्बू से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। सना का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सना, यह क्या बर्ताव है तुम्हारा? इतनी बदतमीज और लापरवाह कैसे हो सकती हो? इब्राहिम चाचा गुस्से से चिल्लाए। यह सुनकर सना अचानक से रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और इब्राहिम चाचा की ओर देखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कर बुड्ढे, मुझे अकेला छोड़ दे। उसके शब्द सुनकर इब्राहिम चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया और अम्मी दंग रह गईं। सना, एक थप्पड़ मारूंगी अभी, जुबान चला रही हो? यही तमीज सिखाई है हमने, अम्मी ने गुस्से में चिल्लाया। सना ने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा, ऐ बुढ़िया, तू मारेगी मुझे? है तो मुझे छूकर दिखा। इतना कहकर सना ने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि रात अभी बाकी थी और यहीं से शुरू होता है सना के परिवार का असली मौत का नंगा नाच।
कुछ घंटों बाद अचानक सना के कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो, कोई दया की भीख मांग रहा हो। यह आवाज सुनकर इब्राहिम चाचा और अम्मी दोनों सना के कमरे की ओर भागे। उन्होंने कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सना बेटा क्या हुआ, दरवाजा खोलो। लेकिन सना की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इब्राहिम चाचा ने अपने कंधे से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा जम गया था मानो वह कोई दरवाजा नहीं बल्कि कोई कंक्रीट की दीवार हो। सना की अम्मी घबराकर घर के बाहर भागी ताकि सना के कमरे की खिड़की से अंदर देख सके कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। जब उन्होंने खिड़की से कमरे के अंदर झांका तो वह सन्न रह गईं, क्योंकि जो दृश्य उन्होंने देखा वह इतना क्रूर और भयानक था कि कोई भी माता पिता उसे देखना तो दूर उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते थे। वहाँ सना हवा में तैर रही थी, पूरी तरह निर्वस्त्र, और उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही हो, कुछ बेहद अश्लील। साधारण शब्दों में कहूँ तो कोई उसके साथ जबरदस्ती संभोग करने की कोशिश कर रहा था। सना बस चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अपने हाथों से अपने गुप्तांग को छुपाने की कोशिश कर रही थी। सना की अम्मी दौड़ती हुई इब्राहिम चाचा के पास गई और पूरी घटना बता दी। इब्राहिम चाचा सदमे में थे और खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। इब्राहिम चाचा ने दरवाजा खोलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। अंदर से सना की चीखें दिल दहला रही थीं और बाहर उसके अम्मी अब्बू बिलख कर रो रहे थे। कौन से माँ बाप शांत रह सकते हैं जब उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी के साथ कुछ अश्लील हो रहा हो, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। उनकी बेबसी का हर पल उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद अचानक चीखें रुक गईं और पूरे घर में एक मनहूस सन्नाटा छा गया, जैसे कमरे में कुछ हुआ ही ना हो। इब्राहिम चाचा ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछते हुए कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ तो देखा कि दरवाजे का लॉक अब खुला हुआ है। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे में हर चीज तहस-नहस हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि सना कमरे के एक कोने में जमीन पर पड़ी हुई थी। वह पूरी तरह निर्वस्त्र थी और उसके अंगों से खून बह रहा था। यह भयंकर दृश्य देखकर इब्राहिम चाचा सहम गए और दौड़ते हुए सना के पास पहुँचे। उसकी यह स्थिति देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जल्दी से बिस्तर पर रखा कंबल उठाया और सना के शरीर को ढक दिया। सना बेहोश थी। इब्राहिम चाचा और उसकी अम्मी ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसे आवाजें दी, लेकिन उसका शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। घबराहट में उन्होंने तुरंत उनके फैमिली डॉक्टर को बुला लिया। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ गए। सना की हालत देख उसका मुआयना किया और कहा, इब्राहिम भाई, यह बेहद भयानक अत्याचार है। उसके प्राइवेट पार्ट्स बाहरी और अंदरूनी रूप से बुरी तरह से घायल हैं। आप लोग इसे जल्दी से अस्पताल ले चलिए और हाँ, पुलिस को भी इत्तला कर दीजिए। सना को अस्पताल ले जाया गया और वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स उसकी हालत देखकर तुरंत इलाज में जुट गए। उसकी चोटें इतनी भयानक थीं कि किसी ने भी अब तक ऐसा केस नहीं देखा था, क्योंकि घाव अंदरूनी थे, जिसे कि खून के प्रवाह को रोकना आसान नहीं लग रहा था। इब्राहिम चाचा और अम्मी दोनों बेचैन होकर अस्पताल के वेटिंग सेक्शन में बैठे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने इब्राहिम चाचा और अम्मी से घटना के बारे में सवाल करना शुरू किया। अम्मी ने रोते हुए घर में जो कुछ हुआ था वह सब विस्तार से बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर को यह बात हजम नहीं हो रही थी। मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं कि किसी अदृश्य या अनजान शक्ति ने उसके साथ यह दरिंदगी करने की कोशिश की? इससे बचकानी और बेतुकी बात मैंने कभी नहीं सुनी। सच सच बताइए, क्या आप दोनों कुछ छुपा रहे हैं? इंस्पेक्टर ने उनसे सख्ती से पूछा। साहब, अल्लाह की कसम, हम कुछ नहीं छुपा रहे। जो कुछ भी हमने देखा वही कह रहे हैं। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा कि यह सब कैसे हुआ। इब्राहिम चाचा ने घबराते हुए जवाब दिया, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने गहरी निगाहों से दोनों को देखा और चेतावनी देते हुए कहा, ऐसे झूठ बोलने से बच नहीं जाओगे। अगर सच में तुमने कुछ किया है तो अच्छा होगा खुद कबूल कर लो।
साहब हम पर इल्जाम मत लगाइए, हम तो खुद समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हुआ। हमारी सना के साथ ऐसा कौन कर सकता है। अम्मी ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए। पुलिस के लिए यह बात समझ पाना मुश्किल हो रहा था। इंस्पेक्टर ने अपने साथी अधिकारियों से कहा, मामला सीधा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, घर जाकर एक बार छानबीन करनी पड़ेगी। इब्राहिम चाचा और अम्मी की बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन पुलिस की नजरों में उनका संदेह गहराता जा रहा था। अब सब कुछ इस पर निर्भर था कि आगे की जांच में क्या सामने आता है। पुलिस कांस्टेबल की टीम सना के घर पहुंची। उन्होंने पूरे घर की बारीकी से तलाशी ली, हर कमरे और हर कोने को खंगाला, लेकिन उन्हें वहां से कोई भी सुराग नहीं मिला। ना कोई सबूत और ना ही कोई संकेत जो इस भयावह घटना की गुत्थी सुलझा सके। पूरे घर की जांच पड़ताल के बाद इंस्पेक्टर ने सना के माता पिता को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अस्पताल में सना की अम्मी और अब्बू उसकी हालत को लेकर पहले ही गहरे सदमे में थे, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा जाहिर किया तो उनके होश उड़ गए। अम्मी ने रोते हुए कहा, साहब आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? हमारी बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आप हमें ही दोषी ठहरा रहे हैं। इब्राहिम चाचा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह नाइंसाफी है साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। हमारा विश्वास करो। लेकिन इंस्पेक्टर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे घर की तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन जो कहानी तुमने बताई है वह जितनी अजीब है उतनी ही झूठी लगती है। जो भी सच है वह अब थाने में ही पता चलेगा। ले चलो इनको। कांस्टेबल्स ने दोनों को अस्पताल से गिरफ्तार किया और गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। सना मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रही थी और वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम चाचा और सना की अम्मी लॉकअप में बंद थे। पूछताछ शुरू हो चुकी थी। पुलिस लगातार उन पर सच्चाई उगलने का दबाव डाल रही थी, लेकिन इब्राहिम चाचा और अम्मी बार बार वही बयान दोहरा रहे थे। तभी अचानक इब्राहिम चाचा को कुछ याद आया। साहब अभी मुझे याद आया, इंस्पेक्टर ने तंज कसते हुए पूछा, अब कौन सी नई कहानी गढ़ रहे हो? इब्राहिम चाचा ने जवाब दिया, साहब कहानी नहीं, इरफान वही सना को घर छोड़ने आया था। इंस्पेक्टर ने जिज्ञासा से पूछा, अब यह इरफान कौन है? साहब इरफान मेरी बेटी की सहेली का भाई है, वही सना को घर छोड़ने आया था। सना अपनी सहेली की शादी में गई थी और वहीं से लौटने के बाद यह सब शुरू हुआ। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि यह सब कुछ उस इरफान से जुड़ा हो सकता है? साहब मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन सना जब से उस शादी से लौटी है तब से वह कुछ बदली दिली सी लग रही थी। शायद इरफान कुछ जानता हो। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया, इस इरफान को थाने बुलवाओ फौरन। इरफान को हिरासत में ले लिया गया था और पूछताछ शुरू हो गई थी, लेकिन इरफान भी बार बार वही बयान दोहरा रहा था, मुझे सच में कुछ नहीं पता साहब, मैंने बस उसे शादी हॉल से उसके घर तक छोड़ा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर ने जोर देते हुए कहा, देख इरफान तू सच बता दे, नहीं तो यह पूछताछ तुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। इरफान के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। साहब मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग बेवजह मुझे फंसा रहे हैं। इंस्पेक्टर गुस्से में था, बेवजह? उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, रेप हुआ है और उसके पीछे कोई ना कोई कड़ी जुड़ी हुई है और वह कड़ी तू है। सच उगलने में जितनी देर करेगा उतनी देर जेल में सड़ेगा। इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए बोला। इरफान ने घबराते हुए कहा, साहब मेरी बात पर यकीन करो, सना मेरी बहन की दोस्त है, मैं उसे भी अपनी बहन की तरह ही समझता हूँ, मैं सना के साथ यह करने की सोच भी नहीं सकता। इंस्पेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर याद करो शादी में क्या हुआ था, कोई ऐसा वाकया जो तुमने नोटिस किया हो जो सना की इस हालत की वजह बन सके। इरफान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब शादी में सब कुछ ठीक ही लग रहा था, सना खुश थी, मैंने वहाँ ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं देखा। लेकिन साहब अब मुझे याद आया, हमारी गाड़ी रास्ते में पुराने कब्रिस्तान के पास रुक गई थी, कार में कुछ गड़बड़ी हो गई थी
और मुझे मैकेनिक ढूंढने के लिए जाना पड़ा था। जाते वक्त मैंने सना से साफ कहा था कि वह गाड़ी से बाहर ना निकले, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो वह कब्रिस्तान के अंदर थी। वह गेट जो सालों से बंद था सना ने न जाने कैसे खोल लिया। मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वह अजीब सा बर्ताव कर रही थी। मैंने सोचा शायद वह थकी हुई है, लेकिन अब मुझे यकीन है साहब, सना के साथ जो भी हुआ है वह सामान्य नहीं है, वह किसी शैतानी ताकत का काम है। इंस्पेक्टर इरफान के बयान से तंग आ चुका था। गुस्से में अपनी लाठी उठाई और धमकाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? शैतानी ताकतें, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? तेरी इस कहानी का असली इलाज होगा। तभी अचानक पुलिस स्टेशन का टेलीफोन बज उठा। कांस्टेबल ने फोन उठाया। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या? यह कैसे मुमकिन है? ठीक है, आप घबराइए मत, हम तुरंत आते हैं। इतना कहकर कांस्टेबल ने फोन रख दिया और तेजी से इंस्पेक्टर के पास भागा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। कांस्टेबल ने घबराई हुई आवाज में कहा, साहब फोन अस्पताल से था। इंस्पेक्टर ने चिढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ? लड़की होश में आ गई क्या? साहब लड़की होश में तो आ गई है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। और क्या? इंस्पेक्टर ने तेज आवाज में पूछा। कांस्टेबल ने घबराते हुए कहा, और वह खुद को चोट पहुंचा रही है, अपने अंगों को नोच नोच कर खुद को जख्मी करने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने तेज आवाज में कहा, तुरंत जीप निकालो, हमें अस्पताल जाना होगा, और सना के अम्मी अब्बू को भी साथ ले चलो। पुलिस और सना के अम्मी अब्बू जल्दबाजी में अस्पताल पहुँचे। जैसे ही वे वार्ड में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि सना नर्सों और डॉक्टरों से लड़ रही थी। 5 लोग मिलकर भी उसे काबू में नहीं कर पा रहे थे। इब्राहिम चाचा और पुलिस कर्मियों ने भी उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सना में असामान्य ताकत थी। डॉक्टरों ने उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन भी दिया, लेकिन वह भी बेअसर साबित हुआ। अचानक सना ने जोर से चीख मारी और एक अजीब गहरी और डरावनी आवाज में बोली, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अब पुलिस को यह समझ आ चुका था कि यह कोई मेडिकल या सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सच में एक शैतानी कब्जा है। इब्राहिम चाचा, जो इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, घबराहट में बोले, साहब अब हमें किसी मौलवी को बुलाना होगा, यह मामला अब दवाओं या इलाज से ठीक नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वह इस स्थिति को संभाल सकते हैं तो बुलाओ उन्हें। इब्राहिम चाचा ने तुरंत अपने एक जानकार मौलवी को फोन किया और पूरी घटना बताई। मौलवी साहब ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि यह किसी जिन्न का असर है, मुझे पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग सना को शांत रखने की कोशिश करें और किसी भी हाल में उसे अकेला मत छोड़ना। जिन्न हवस के भूखे होते हैं। समय बीतता जा रहा था और सना की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी थी, लेकिन मौलवी साहब अभी तक नहीं पहुँचे थे। हर कोई बेचैनी और डर के साये में बस उनके आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद रात के लगभग 2 बजे होंगे, अचानक सना पूरी तरह से शांत हो गई। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें एकदम से बंद हो गई। वह फर्श पर सिर झुकाकर बैठी थी। कमरे में मौजूद सभी लोग डर और उलझन में एक दूसरे की ओर देखने लगे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह अचानक क्या हुआ। तभी एक अनजान ताकत ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को जोरदार धक्का देकर बाहर फेंक दिया। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और सना के अम्मी अब्बू सब हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया हो। जैसे ही वे संभलने की कोशिश कर रहे थे, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से लॉक हो गया। वार्ड के दरवाजे और दीवारें कांच की बनी हुई थीं, जिससे अंदर की हर घटना साफ दिखाई दे रही थी। सना फर्श पर तड़प रही थी, उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ रहे थे और फिर वह जिन्नात उसके कपड़े खींच कर फाड़ रहा था, उसे जकड़कर अत्याचार कर रहा था। उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं और हर कोई इस मंजर को देखकर सन्न था। इब्राहिम चाचा,
पुलिसकर्मी और डॉक्टर सभी ने दरवाजा और खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा कांच से नहीं लोहे से बना हो। हथौड़े से मारने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। अंदर जो कुछ भी सना के साथ हो रहा था वह शायद मैं बयान नहीं कर सकता। यह दृश्य किसी के लिए भी सहन करना मुश्किल है। पूरी घटना इतनी भयानक और अविश्वसनीय थी कि शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव है। कुछ समय बाद मौलवी साहब अस्पताल पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। बिना समय गवाए वह सीधे वार्ड की तरफ दौड़े। जैसे ही वह वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वार्ड का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। मौलवी साहब ने अपनी पोटली से एक छोटा सा बोतल निकाला। उस बोतल में जमजम का पानी था। उन्होंने थोड़ा पानी दरवाजे पर छिड़का और उसे खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर मौजूद जिन्नात ने मौलवी साहब पर हमला कर दिया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना शक्तिशाली था कि मौलवी साहब दबाव से दूर जा गिरे। आसपास मौजूद लोग यह दृश्य देखकर सहम गए, लेकिन मौलवी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद को संभाला और पूरी ताकत से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी पोटली से एक तावीज निकाला और उसे कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और अरबी आयतें पढ़ना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिन्नात को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हों। कमरे में बार बार उस जिन्न की गुर्राहटें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मौलवी साहब बिना डरे लगातार आयतें पढ़ते रहे। उनका आत्मविश्वास और साहस साफ झलक रहा था और ऐसा लगने लगा कि उनके शब्दों का असर उस शैतानी शक्ति पर हो रहा था। अब तक किसी ने उस जिन्नात को नहीं देखा था, लेकिन अब वह सना के शरीर से बाहर आ रहा था। यह एक बेहद डरावना दृश्य था। वह जिन्न पूरी तरह लाल था, जैसे उसकी त्वचा बिना चमड़े की हो और उसके शरीर की नसें और मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसका आकार बड़ा और भयानक था। उसकी उपस्थिति से कमरे में हर कोई कांप उठा। मौलवी साहब ने तुरंत अपने ताबीज का सहारा लिया और जिन्नात को काबू में करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जिन्न ने गहरी और डरावनी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम हामिद है। मुझे 70 साल पहले पुराने कब्रिस्तान में दफन किया गया था। इस लड़की ने मुझे वहाँ से आजाद किया है। अब मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह मेरी है। या तो मैं इसके साथ रहूंगा या इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मौलवी साहब ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकते। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस लड़की को छोड़ दो और जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। जिन्न ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, और अगर मैं ना मानूं तो क्या करेगा मौलवी? मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। इसके जिस्म की खुशबू, इसका नरम बदन सिर्फ मेरे लिए है। तू चाहे जितनी भी ताकत लगा ले मौलवी, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। यह अब मेरी है। लेकिन मौलवी साहब जानते थे कि इस समस्या को कैसे हल करना है। उन्होंने तुरंत कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू किया और अपने हाथ में जो ताबीज थी उसे जिन्न के पास ले गए। जिन्नात मौलवी साहब पर हमला करने की कोशिश करने लगा, पर ताबीज की वजह से वह उन पर वार नहीं कर पा रहा था। यह मुठभेड़ काफी देर तक चलती रही। जिन्न लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौलवी साहब बिना रुके अपनी तिलावत करते रहे। मौलवी साहब को यह मालूम था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। कुरान की आयतों और ताबीज की वजह से जिन्न ज्यादा देर तक मौलवी साहब के सामने नहीं टिक सका। जैसे ही मौलवी साहब ने आयतुल कुर्सी का पाठ शुरू किया और ताबीज का प्रभाव दिखाया, जिन्न की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी घातक मौजूदगी और गुस्से भरी हंसी फीकी पड़ने लगी। जैसे ही जिन्न कमजोर होने लगा, मौलवी साहब ने अपनी पोटली से एक विशेष बोतल निकाली। उस बोतल के ढक्कन को खोलते हुए मौलवी साहब ने तिलावत जारी रखी और उस जिन्नात को चेतावनी दी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ शैतान, इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चला जा, नहीं तो ताउम्र इस बोतल में कैद होकर सड़ता रहेगा। लेकिन जिन्नात ढीठ था।
उसने भी पलटकर मौलवी को चेतावनी दी, तेरी क्या औकात है मौलवी जो तू मुझे बंद करेगा, मैं तेरी पूरी नस्ल को नेस्तनाबूद कर दूंगा। मौलवी साहब ने बिना डरे उस बोतल को कमरे के बीचों बीच रख दिया और दुआएं पढ़ते हुए जमजम का पानी जिन्नात पर छिड़कने लगे। जैसे ही वह पाक पानी जिन्नात पर पड़ा, उसका जिस्म जलने लगा। जलन और दर्द के कारण वह तड़पते हुए चिल्लाया, तू गलती कर रहा है मौलवी, रुक जा। जिन्नात का जिस्म जलते जलते काले धुएं में बदल रहा था और वह मजबूर होकर बोतल की ओर खींचता चला जा रहा था। उसने खुद को बोतल से दूर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः वह पूरी तरह से सिकुड़कर बोतल के अंदर कैद हो गया। और तभी बोतल से एक डरावनी आवाज गूंजी, तू मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकता मौलवी, मैं फिर लौटूंगा, जरूर लौटूंगा। मौलवी साहब ने तुरंत उस बोतल के ढक्कन को बंद कर दिया और उस पर वह ताबीज बांध दी। मौलवी साहब ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब यह जिन्नात सना को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं इस बोतल को ऐसी जगह दफन कर दूंगा जहां से यह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं चलता हूँ। आप लोग सना का ख्याल रखें। इतना कहकर मौलवी साहब उस बोतल को ठिकाने लगाने के लिए रवाना हो गए। सभी ने चैन की सांस ली क्योंकि सना अब सुरक्षित थी। कुछ दिनों बाद सना को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। सना का परिवार इस पूरी घटना को एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस शैतान को वे भूलने की कोशिश कर रहे थे, वह अब एक नए रूप में सना की जिंदगी में दस्तक देने वाला था। कुछ दिनों बाद सना ने महसूस किया कि अचानक उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। उसने देखा कि उसका वजन तेजी से बढ़ने लगा है और उसका शरीर अजीब तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है, जैसे बार बार उल्टियां होना और पेट में एक गहरी असहनीय तकलीफ महसूस होना, जैसे कोई नुकीली चीज अंदर चुभ रही हो। लेकिन सना के परिवार ने इसे सामान्य बुखार समझा और सोचा कि शायद उसने बाहर का कुछ खा लिया होगा। उन्होंने घरेलू नुस्खों का सहारा लिया और सना से आराम करने को कहा, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया उसकी हालत और बिगड़ने लगी। सना रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रही थी और उसकी बेचैनी हर किसी को परेशान कर रही थी। लेकिन एक शाम जब उसका दर्द असहनीय हो गया और वह लगभग बेहोश हो गई, तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने सना का चेकअप किया और जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर उसे देखकर हैरान रह गए। इब्राहिम चाचा ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स में सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, रिपोर्ट्स के अनुसार सना गर्भवती है। सना की अम्मी ने अचंभित होकर डॉक्टर की तरफ देखा। यह क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? प्लीज इसे ठीक से चेक करिए, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहा। यह मामला सिर्फ गर्भ का नहीं है। जो बात हमें सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वह शिशु की असामान्य और तेजी से हो रही बढ़त है। गर्भ में बच्चा इतनी तेजी से विकसित हो रहा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। यह पूरी तरह असामान्य है। सना की अम्मी यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन इब्राहिम चाचा जानते थे कि उनकी मदद सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है और वह है मौलवी साहब। उन्होंने कई बार मौलवी साहब से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आखिरकार बेचैन होकर इब्राहिम चाचा ने खुद मस्जिद जाकर मौलवी साहब से मिलने का फैसला किया। जब वह मस्जिद पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से मौलवी साहब के बारे में पूछताछ की तो एक शख्स ने बताया, कुछ दिन पहले ही मौलवी साहब का इंतकाल हो गया है। इब्राहिम चाचा यह सुनकर दंग रह गए। यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे हुआ? उस शख्स ने बताया, कुछ दिनों पहले मौलवी साहब ने कहा था कि वह किसी काम के सिलसिले में पुराने कब्रिस्तान जा रहे हैं, लेकिन हमें अचानक खबर मिली कि उनकी कार का एक ट्रक से भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। इब्राहिम चाचा ने घबराकर पूछा, कब्रिस्तान? क्या उन्होंने कोई वजह बताई थी कि वह कब्रिस्तान क्यों जा रहे थे? उस शख्स ने कुछ पल सोचा और याद करते हुए कहा, हाँ, वह कह रहे थे कि उन्हें किसी बोतल को उस कब्रिस्तान में ठिकाने लगाना है। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, कब्रिस्तान पहुंचने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। इब्राहिम चाचा ने कांपते हुए अगला सवाल किया,
क्या आपको एक्सीडेंट वाली जगह पर कोई बोतल दिखी? उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ, वहाँ एक बोतल पड़ी तो थी, लेकिन एक्सीडेंट के कारण शायद वह टूट चुकी थी। यह सुनते ही इब्राहिम चाचा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। या अल्लाह, यह कैसे हो सकता है? अगर वह बोतल टूट चुकी थी तो इसका मतलब है कि सना के पेट में जो बच्चा है वह और कोई नहीं बल्कि वही जिन्नात है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप इसका दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी कहानियाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। और आपके बेहतरीन कमेंट्स अगले वीडियो में स्क्रीन पर दिख सकते हैं, तो कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल खौफनाक किस्सा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, यह आपका चैनल है, हम सबका चैनल है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जल्दी ही एक और डरावनी कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और डरते रहें।